बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर का 14th वीक है और आज का टॉपिक है मोनोपोली। स्टार्ट करते हैं जी। वाइल अ competitive firm इज़ अ प्राइस टेकर, अ मोनोपोली firm इज़ अ प्राइस मेकर। एक competitive मार्केट का लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो competitive फर्म होती है बेसिकली वो प्राइस टेकर होती है। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू अ मार्केट फोर्सेस, सो फर्म को वो प्राइस अडॉप्ट करनी पड़ती है। जबकि मोनोपोली में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, क्योंकि मोनोपोली में फर्म ही डिसाइड करती है कि मार्केट में कौन सी प्राइस चलेगी। सो अ फर्म इज़ कंसीडर अ मोनोपोली इफ़ इट इज़ द सोल सेलर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सेकेंडली इट्स प्रोडक्ट डज नॉट हैव क्लोज सब्सटीट्यूट। सो कोई भी फर्म जो है वो उसी टाइम पे उसकी मोनोपोली की कंडीशन जो है वो कंसीडर होती है। उसमें फर्दर हमारे पास टू अजम्पशंस हैं, लाइक इट इज़ द सोल सेलर ऑफ इट्स प्रोडक्ट, लाइक उस प्रोडक्ट को बेचने वाली वो एक ही फर्म है, एंड इट्स प्रोडक्ट डज नॉट हैव क्लोज सब्सटीट्यूट, और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है। वाई मोनोपोलीज अराइजेज, लाइक मोनोपोलीज जो हैं वो किस बेस पे अराइज होती हैं। सो द फंडामेंटल काज ऑफ मोनोपोली इज़ बैरियर टू एंट्री। लाइक मोनोपोली जब भी होती है बेसिकली वो इस वजह से होती है कि फर्दर जो फर्म्स हैं उनको मार्केट में एंटर होने से रोका जाए। सो बैरियर टू एंट्री हैव थ्री सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनरशिप ऑफ अ की सोर्स। Second, the government give a single firm the exclusive right to produce some goods. And third, cost of production make a single producer more efficient than a large number of producer. सो की रिसोर्सेज की एक तो ऑनरशिप जो है दैट इज़ अ बैरियर। सेकंड, जो गवर्नमेंट है कि किसी भी सिंगल फर्म को क्या है कि लाइक एक्सक्लूसिव राइट देती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी एक फर्म को जो कि बिजली बनाई जाती है, आप यहाँ पे वापटा की जो है वो मोनोपोली कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मेक अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट देन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। लाइक अगर कोई सिंगल प्रोड्यूसर बना रहा है और वो बल्क में बना रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस है, तो उसके बजाय कि बहुत सारे फर्म्स को मार्केट में आने दिया जाए तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो एक रीज़न ये भी होती है। Although exclusive ownership of a key resource is a potential source of monopoly, in practice monopolies rarely arise for this reason. Like जो exclusively ownership है basically इस वजूहात की बिना पे बहुत कम ऐसा होता है कि monopoly जो है वो arise हो या monopoly की ज़रूरत पेश आए। So government may restrict entry by giving a single firm the exclusive right to sell a particular good in certain market. या समटाइम ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि डिफरेंट फर्म्स को मार्केट में एंटर होने से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाइक जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो किसी सिंगल फर्म को दे देती है टू सेल अ पर्टिकुलर गुड्स इन अ सर्टन मार्केट्स। उसके बाद थर्ड है पेटेंट एंड द कॉपीराइट लॉज आर टू इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हाउ गवर्नमेंट क्रिएट्स अ मोनोपोली टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। लाइक कॉपीराइट्स जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके एक्सक्लूसिव राइट जो है वो किसी एक फॉर्म को देती है, तो दैट इज़ अ बेसिकली कॉपीराइट ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कि फर्म क्या लाइक गवर्नमेंट क्या करती है कि उसका कॉपीराइट जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट को दे देती है, लाइक किसी एक फर्म को दे देती है, लाइक उसका दूसरा कोई भी फर्म या कोई अनदर पर्सन जो है उसको चुरा नहीं सकता। सो गवर्नमेंट जो है वो उसके राइट्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती और अदर फर्म्स को मार्केट में एंटर होने से रोकने के लिए जो है ये कॉपीराइट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल मोनोपोलीज। An industry is a natural monopoly when a single firm can supply a goods or services to an entire market at a smaller cost than could two or more firms. Like जो इंडस्ट्री है वो उस टाइम पे नेचुरल मोनोपोली में होता है कि लाइक व्हेन अ सिंगल फर्म कैन सप्लाई, कोई एक सिंगल फर्म जो है वो सप्लाई कर सकती है गुड्स और सर्विसेज टू एन एंटायर मार्केट। लाइक पूरी मार्केट को कोई एक सिंगल फर्म जो है जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर सकती है तो दैट इज़ अ नेचुरल मोनोपोली एट अ स्मॉलर कास्ट देन कुड टू और मोर फर्म। लाइक इस कॉस्ट पे अब हम ये देख सकते हैं कि वापटा की डेफिनेटली मोनोपोली है, लेकिन वहाँ पे वो खुद तो डेफिनेटली वो स्मॉलर कॉस्ट पे बना रहे हैं,
बिजली बनाना शायद पाकिस्तान में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, वो यूज़ करें या ना करें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो अब वापटा जो है वो अपनी मोनोपोली पावर को यूज़ कर रहा है और लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपनी मर्ज़ी की प्राइजेस पे दी जा रही हैं। A national monopoly arises when three are economies of scale over the relevant range of outputs. Three हम economy scale देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉज ऑफ मोनोपोली किस तरह से है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे कॉस्ट शो की, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाइक स्टार्ट में जो है हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और बीइंग अ टाइम जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट जो क्या है वो रिड्यूस हो रही है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व के सेम क्वांटिटी से जो है उसमें चेंज आ रहे हैं, ग्रेजुअली जो है वो उसमें चेंज आ रहा है। पहले ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा स्टीप है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम चेंज आ रहा है और डेफिनेटली है डाउनवर्ड स्लोप है, हमारे पास कर्व है जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो कर रहा है। So how monopolies make production and the pricing decisions. So monopoly versus कंपटीशन मोनोपोली इज़ द सोल प्रोड्यूसर। हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो कंपेटिटिव मार्केट है या जो मोनोपोली है इनकी कौन सी कंडीशंस आपस में मैच करती हैं, कौन सी सेपरेट हैं। सो मोनोपोली में अगर हम देखें तो दिस इज़ अ सोल प्रोड्यूसर, जबकि कंपेटिटिव फर्म में आप देखें तो कंपेटिटिव फर्म इज़ वन ऑफ द मैनी प्रोड्यूसर। हम कहते हैं कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। सेकंड हम कंडीशन देखते हैं मोनोपोली की, फेजेज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मोनोपोली में हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि कंपेटिटिव मार्केट में हम देखें तो दैट फेसेस अ हॉरिजेंटल डिमांड कर्व। यहाँ पे जो है वो हॉरिजेंटल हमारे पास डिमांड कर्व होता है, लाइक पैरेलल एक्स एक्सिस। अगर मोनोपोली में देखें तो मोनोपोली इज़ अ बेसिकली प्राइस मेकर बट कंपेटिटिव फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। मोनोपोली अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड की जाती है मोनोपोली में, जबकि कंपेटिटिव फर्म में जो कि मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइसेस डिसाइड होती हैं उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। देन अगर हम देखें मोनोपोली रिड्यूस प्राइजेस टू इंक्रीज सेल, कि मोनोपोली में अगर प्राइजेस रिड्यूस हों तो वो किस वजह से होती हैं कि सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, जबकि कंपेटिटिव फर्म में हम देखें सेल्स एज मच और एज लिटल एट सेम प्राइस। लाइक कंपेटिटिव मार्केट में प्राइस सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती, वो प्राइस लाइक सेल ज़्यादा हो रही हो या सेल कम हो रही हो उसकी प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस उसकी सेम ही रहती है। ये है जी हमारे पास दोनों फर्म्स के ग्राफ, ये आप देख सकते हैं। हॉरिजेंटल हमने बात की थी, डिमांड कर्व है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये कंपेटिटिव फर्म का डिमांड कर्व है, और जबकि ये हमारे पास मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। डेफिनेटली जब प्राइजेज़ इंक्रीज़ होती हैं तो डिमांड लेस होती है, और जबकि प्राइजेज़ डिक्रीज़ होती हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोपोलीज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में हम देखते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू करें, लाइक प्राइस को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आता है, और एवरेज रेवेन्यू ही हमारे पास प्राइस भी होती है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, या चेंज अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू होता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, कंपेटिटिव मार्केट में हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल होते हैं और एक ही ग्राफ पे होते हैं, जो कि जिसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, जो कि हॉरिजेंटल टू ओ एक्स है। जबकि मोनोपोली में हमारे पास प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होती है, बट हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो डिफरेंट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंट होता है। सो हम टेबल के थ्रू देखते हैं मोनोपोलीज टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ग्राफ में हमने फर्स्ट जो कॉलम लिया वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, हमने गैलन्स चेक करनी है, लाइक 0 गैलन से 8 गैलन तक हमने क्वांटिटी ली। देन प्राइस है, अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो जहाँ पे हमारे पास 0 गैलन है, लाइक क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू भी है 0 है। सो एवरेज रेवेन्यू भी नहीं होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास 10 है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी पे जाएंगे 1 2 3 इस तरह क्वांटिटीज़ में अगर देखते जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो एट अ डिक्रीजिंग रेट है, क्योंकि जब बल्क में क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है या मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती है। सो इस तरह से जो प्राइजेज़ हैं वो भी डेफिनेटली जो है वो उतनी नहीं होती। जब आपके पास कॉस्ट कम आती है तो आप उसको एक नाइस प्राइस पे जो है सेल कर सकते हैं, ना कि उसको आपको ये टेंशन हो कि हमें अपने कॉस्ट जो हैं प्रोडक्शन कॉस्ट वो पूरी करनी है।
सो उस तरह से रेवेन्यू जो है वो क्वांटिटी के साथ साथ अगर हम अपनी प्राइस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो रेवेन्यू कैलकुलेट होता जाएगा। और नेक्स्ट अगर एवरेज देखें तो डेफिनेटली हमें टोटल रेवेन्यू की एवरेज लेनी है, तो उसमें हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते जाएंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और अगर हम चेंज देखेंगे तो हमारे पास या हम टोटल रेवेन्यू का अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। मोनोपलीज रेवेन्यू, मोनोपलीज मार्जिनल रेवेन्यू, हम स्टेप बाय स्टेप सारे रेवेन्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्जिनल रेवेन्यू पे बात करते हैं। मोनोपलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स गुड। लाइक जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जो चेंज आता है रेवेन्यू में, वो ऑल द टाइम लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, क्योंकि जो प्राइस होती है गुड्स की उससे लेस देन होता है। सो द डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमने बात की थी कि डाउनवर्ड स्लोप है मोनोपली में, जबकि हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो कंपेटिटिव मार्केट है वहाँ पे जो है वो पैरेलल है, हॉरिजेंटल है। When a monopoly drops the price to sell one more unit, the revenue received from previously sold unit also decrease. तो अगर मोनोपली में जो है वो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ की जाती है लाइक मोर यूनिट सेल करने के लिए, तो जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है फ्रॉम प्रीवियसली जो सोल्ड यूनिट से वो भी डेफिनेटली जो है वो कम हो जाता है। A monopoly is marginal revenue. When a monopoly increase the amount itself, it has two effect on total revenue. जब मोनोपली की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ की जाती है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इट्सेल्फ। सो इससे क्या, इसके टू इफेक्ट्स होते हैं टोटल रेवेन्यू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटपुट इफेक्ट एंड सेकंड द प्राइस इफेक्ट। आउटपुट इफेक्ट क्या है कि मोर आउटपुट इज सोल्ड सो क्यू इज़ हायर। लाइक मोर क्वांटिटी जो है डेफिनेटली सेल करने के लिए प्राइस डिक्रीज़ की जाती है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी जो है वो हायर होगी। एंड सेकंड जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस फॉल सो पी इज़ लोअर। तो इससे क्या है कि प्राइस जो है वो कम रखी जाती है तो पी इज़ लोअर, क्योंकि डिमांड कब हम यहाँ पे हमने जो मोनोपली का वो डाउनलोड स्लोप जो है वो शो किया हुआ है, तो जब प्राइस हाई होती है तो क्वांटिटी कम होती है। तो इसी तरह इसके इन्वर्सली अगर हम देखें कि जब प्राइस जो है वो लोअर होती है तो हमारे पास डिमांड जो है वो होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये ग्राफ है हमारे पास जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोनोपली का शो कर रहा है, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ इक्वल टू आर डिमांड। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ वाटर रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। मार्जिनल रेवेन्यू एक पॉइंट पे जाके जो है वो माइनस भी हो जाता है। लाइक अब अगर फर्दर कोई चेंज आता है तो उससे जो है वो चेंज डिक्रीज़ हो रहा है, लाइक माइनस की तरफ जो चेंज हो रहा है वो माइनस की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव चेंज नहीं है। तो अगर डिमांड कर्व देखें, डेफिनेटली ये हमारे पास जो है नेगेटिव स्लोप है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी माइनस नहीं होता मोनोपली में, ये बात माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए, कट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है एंड थोड़ी सी फ्लैटर स्लोप है, इतनी स्टीपर नहीं है। जो कि चेंज जिसमें हम ये देख सकते हैं कि प्राइस जब हमारी ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है, लेकिन उसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो डेफिनेटली उतना नहीं है जितना कि मार्जिनल में, क्योंकि मार्जिनल की जो स्लोप है वो शार्प है, वो थोड़ी स्टीप है। Profit maximization. A monopoly maximize profit by producing the quantity at which marginal revenue equals marginal cost. सो मोनोपली बेसिकली में हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट जहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज होता है तो उसमें इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है जहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। इफ़ देन यूजेस द डिमांड कर्व टू फाइंड द प्राइस दैट विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय दैट क्वांटिटी। यहाँ पे ग्राफ में हम देखते हैं जी हमारे पास ये बेसिक ग्राफ जो डिमांड कर्व है, जो कि एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, और ये मार्जिनल का कर्व है जो कि शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने ये जो ब्लू कर्व बनाया जो कि एवरेज टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है, और ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। तो हमने पीछे बात की कि जो मोनोपली में वहाँ तक जो है वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। द interaction of the marginal revenue curve and the marginal cost curve determine the profit maximization quantity, and secondly B point है जी, and then the demand curve shows the price consistent with the quantity, with this quantity. So यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जो कि ए पॉइंट है, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन यहाँ से हम लोग जब लाइन एक्सटेंड करते हैं डिमांड कर्व तक
तो ये प्राइस को डिटर्मिन करता है, और यही लाइन अगर हम लोग नीचे लेके आते हैं एक्स एक्सिस तक, तो वो जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी को शो कर रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम देखते हैं कंपेयरिंग मोनोपोली एंड कंपटीशन। सो फॉर अ कंपेटिटिव फर्म प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, फॉर अ मोनोपोली फर्म प्राइस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इनको कंपेयर करें मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन को, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे जो प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के आता है, यहाँ पे मार्केट में या फर्म जो है वो दैट इज़ अ कंपेटिटिव फर्म, अगर हम मोनोपोली की बात करें तो प्राइस जो है वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल रेवेन्यू होती है, बट वो इक्वल टू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। यहाँ पे जब कंपेटिटिव फर्म आती है उसमें प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट सब इक्वल होता है, लेकिन मोनोपोली में प्राइस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है ना मोनोपोली। प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट क्या है कि जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो जो कि सम हमारे पास बचता है दैट इज़ अ प्रॉफिट। सो इसको हम लाइक टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करके क्वांटिटी पे और टोटल कॉस्ट को जो है वो क्वांटिटी पे डिवाइड करके, और जो हमारे पास सम बचेगा उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, देन भी हमें प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम प्राइस में से, क्योंकि हमने मोनोपोली में बात की प्राइस ग्रेटर देन जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट होती है, सो प्राइस में से हम जब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो माइनस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई के क्वांटिटी से करें, देन भी हमें प्रॉफिट मिलता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं जी द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, ये इनिशियल डिमांड कर्व है जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, ये एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पे हमने बात की थी कि जो मोनोपोली है बेसिकली उसमें मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एवरेज जो हमारी टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया और हमने इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट में से ही लाइन नीचे लेके आए। डेफिनेटली जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उसी से हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है, तो यहाँ से लाइन एक्सटेंड करके हमने देखा दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। और अगर हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड करके डिमांड कर्व तक ले जाएंगे या एवरेज रेवेन्यू कर्व तक ले जाएंगे, तो ये हमारे पास मोनोपोली की जो है वो प्राइस आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं दिस इज़ योर एवरेज टोटल कॉस्ट और दिस इज़ योर मोनोपोली। तो ये हमारे पास जो ब्लॉक है वो शो कर रहा है मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट और मोनोपोली प्रॉफिट। A monopolistic profit will receive economic profit as long as price is greater than average total cost. So price जो है वो average total cost से greater than है, जो कि आपने पीछे ग्राफ में in contrast to a competitive firm, the monopoly charges a price above the marginal cost. अगर हम competitive firm के कॉन्ट्रास्ट में देखें, कंपैरिजन में देखें, तो मोनोपोली जो है दैट चार्ज अ प्राइस अबव द मार्जिनल कॉस्ट। लाइक मोनोपोली में जो प्राइस चार्ज की जाती है वो मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कंज्यूमर दिस हाई प्राइस मेक्स मोनोपोली अनडिज़ायरेबल। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उससे क्या होगा कि जब प्राइसेस हाई होती हैं तो मोनोपोली अनडिज़ायरेबल होती है कंज्यूमर के लिए। बट अगर हम ऑनर के स्टैंड पॉइंट से देखें तो उससे ये होगा कि जब डेफिनेटली प्राइजेज जो हैं वो हाई होती हैं मोनोपोली में, तो वो वेरी डिज़ायरेबल होती है फॉर अ ऑनर और मे बी लाइक फॉर ऑनर। Because a monopoly sets its price above marginal cost, it places wedges between the consumer willingness to pay and the producer's cost. So this wedge causes the quantity sold to fall short for the social optimum. लाइक जो मोनोपोली है उसमें जो प्राइजेज हैं वो मार्जिनल कॉस्ट से जो हाई रखी जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि एक कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे एंड द प्रोड्यूसर्स कॉस्ट के बीच में एक जो है वो गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको डेड वेट लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम की सूरत में देखते हैं। सो डायग्राम में हम देखते हैं ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और दिस इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यहाँ पे जिस लेवल पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि मोनोपोली में बेसिकली जो है
इस लेवल पे आके अगर आप ये देखें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, लेकिन अगर हम प्राइस इस लेवल पे चेक करें जहाँ पे हमने इस पॉइंट से जो है वो डिमांड का एक्सटेंड करें तो दिस इज़ अ मोनोपोली प्राइस। लेकिन अगर हम प्राइस यहाँ पे कंसीडर करें तो डेफिनेटली कंज्यूमर खुश होगा, उसको मोर क्वांटिटी मिल रही है। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है कि प्राइजेस जो हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे हैं, डेफिनेटली प्राइस उस लेवल पे सेट करते हैं जो कि यहाँ पे अब प्राइस भी हाई है, क्वांटिटी भी कम है। तो इससे क्या है कि ये बीच का जो गैप है, ये जो एक हमारे पास ट्राई एंगल है, ये क्या शो कर रहा है, ये डेडवेट लॉस को शो कर रहा है। The inefficiency of monopoly, the monopolist producer less than the socially efficient quantity of output. जो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर है वो क्या है कि सोशली वो एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। वो सोशल बेनिफिट के बारे में कंसर्न नहीं रखता, उसको पर्सनल बेनिफिट के डेफिनेटली जो है वो ज़रूरत होती है। या क्योंकि मोनोपोली नाम ही इसी चीज़ का है कि जब आप जो भी प्राइस जो है वो खुद डिसाइड करते हैं और पूरी मार्केट में जो है वही प्राइस डिटर्मिन होती है जो कि प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। So the deadweight loss caused by a monopoly is similar to the deadweight loss caused by the tax. So जिस तरह से हम कहते हैं कि डेडवेट लॉस जो है वो टैक्सेस से क्रिएट होता है, क्योंकि टैक्सेस भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है और आवाम को वो मानने पड़ते हैं और वो पे करने पड़ते हैं। इसी तरह मोनोपोली में भी डेडवेट लॉस इसी तरह से होता है, क्योंकि मोनोपोली में भी जो मोनोपोलिस्ट होता है वही प्राइस डिटर्मिन करता है। सो अगर किसी ने वो चीज़ परचेज करनी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मार्केट में सोल सेलर है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो अगर आपने वो चीज़ लेनी है या आपकी ज़रूरत की है तो डेफिनेटली आपको वही प्राइस पे करनी पड़ेगी जो कि प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में डिटर्मिन करेगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू cases in that the government gets the revenue from a tax where a private firm gets the monopoly profit. So basically deadweight loss यही है कि ये कॉस्ट ऑफ सोसाइटी है और विच इज़ क्रिएटेड बाय द मार्केट इनएफिशिएंसी। जब मार्केट इनएफिशिएंसी होती है, प्रॉपरली जो है वो इकोनॉमीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया जाता, तो डेडवेट लॉस जो है वो क्रिएट होता है। अब है जी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ द मोनोपोली इन वन ऑफ 4 वेज। गवर्नमेंट किस तरह से मोनोपोली को रिस्पॉन्ड करती है, उसके देर आर 4 वेज। मेकिंग मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्रीज मोर कंपेटिटिव, regulating the behavior of the monopolies, turning some private monopolies into a public enterprises and doing nothing at all. इसमें अगर हम सिंपली बात करें तो कुछ मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें ऐसा है कि कुछ ना कुछ कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। उसके बाद जो है मोनोपोलीज़ के बिहेवियर को थोड़ा सा स्टिक करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन बनाती है। थर्ड हम बात करते हैं टर्निंग सम प्राइवेट मोनोपोलीज इनटू अ पब्लिक एंटरप्राइज, कि कुछ ऐसी मोनोपोलीज जो हैं उनको पब्लिक एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट करने की बात होती है। जैसे हम कहते हैं कि नेशनलाइज करने की बात होती है, कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को ओन करने की कोशिश करती है। और वो फोर्थ पॉइंट है डूइंग नथिंग एट ऑल। लेकिन अगर हम देखें तो शायद पाकिस्तान में जो सिचुएशन है दैट इज़ अ डूइंग नथिंग एट ऑल। So, regulation in practice, regulators will allow monopolists to keep some of the benefit from lower cost in the form of the higher profit. So, at a practice that requires some departure from a marginal cost pricing, उन्हें monopolist को कुछ benefits जो है from a lower cost जो है वो allow किए जाते हैं, and public ownership rather than regulating a natural monopoly that is run by a private firm. The government can run the monopoly itself. That is, in the United States, the government run the postal service. पाकिस्तान में भी पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली रन कर रही है, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज हैं जिन्होंने मोनोपोली तो छोड़े शायद कार्टेल बनाया हुआ है, क्योंकि मोनोपोली में हमेशा हम बात करते हैं सोल सेलर हैं, बट यहाँ पे कई हैं, TCS है, लेपिड है, एट्सेट्रा, कई सर्विसेज हैं। अगर मोर देन 1 2 3 इस तरह से होती हैं तो डेफिनेटली हम उन्हें कार्टेल कहते हैं। उसके बाद है जी गवर्नमेंट कैन डू नथिंग एट ऑल इफ़ द मार्केट फेलियर इज़ डीम्ड स्मॉल कंपेयर टू द इम्परफेक्शन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ सेलिंग द सेम गुड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर इवन दो द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर द टू कस्टमर आर द सेम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि अगर बिजनेस प्रैक्टिसेस में आप सेम गुड जो है वो डिफरेंट प्राइजेस पे टू डिफरेंट कस्टमर को
सेल कर रहे हैं और इवन के जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, तो दिस इज़ बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लाइक अब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. Price discrimination is not possible when a good is sold in a competitive market, since there are many firms are selling at the market price. In order to price discriminate, the firm must have some market power. Like price discrimination उस time पे possible नहीं होती, like when a good is sold in a competitive market. ये कंपेटिटिव मार्केट में आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपेटिटिव मार्केट में आप प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते, तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट प्रॉपरली हरगिज़ नहीं कर सकते. देयर आर मैनी फर्म्स आर सेल एट देयर मार्केट प्राइस, सो इन ऑर्डर टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट द फर्म मस्ट हैव सम मार्केट पावर. लाइक फर्म की कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट वर्थ होनी चाहिए, इस तरह से कि लोग सिर्फ नाम सुन के जाते हों. और ये है कि अगर समटाइम अगर आपको ये आइडिया भी हो कि डिफरेंट प्राइजेस पे हमें चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये है कि ठीक है हमें इस चीज़ की क्वालिटी पसंद है, तो चलें अगर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे. लेकिन नॉर्मली अगर आपकी कोई पावर नहीं है तो लोग डिस्क्रिमिनेशन ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि इससे होगा कि आपकी गुडविल ख़राब होगी. डेफिनेटली अगर लोग बर्दाश्त भी करें देन भी आपकी गुडविल ख़राब होगी, लेकिन उसके लिए यह है कि आपका कुछ ना कुछ मार्केट इन्फ्लुएंस ज़रूर होना चाहिए. टोटली जो कंपेटिटिव मार्केट है उसमें आप ये काम नहीं कर सकते. Perfect price discrimination. Perfect price discrimination refer to the situation when the monopolist know exactly the willingness to pay of each customer and can charge each customer a different price. लाइक परफेक्ट जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो उस टाइम पे होता है जबकि फर्म को ये पता होता है कि कस्टमर लाइक हाउ मच विलिंग टू पे, उसको उसकी जो है कंजम्पशन कैपेसिटी का आइडिया होता है, तो उस टाइम पे वो उस कस्टमर से लाइक डिफरेंट जो है प्राइजेस चार्ज करता है. Two important effect of the price discrimination. First of all, it can increase the monopolistic profit, and second, it can reduce the dead weight loss. डेड वेट लॉस डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे कस्टमर की विलिंग टू पे या उनके परचेजिंग पावर जो है वो डाउन होती है, तो उसके और यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कस्टमर को जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया. प्रोग्राम में ये डिफरेंट जो है वो ट्रायंगल्स और इसमें शो किया ब्लॉक में. यहाँ पे एज अ होल जो टोटल है ये बेसिकली प्रॉफिट है जो कि मोनोपोलिस्टिक का है विद परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जांपल में है मूवीज़ टिकट्स, एयरलाइन प्राइसेस, डिस्काउंट कूपन्स, फाइनेंशियल एड्स, क्वांटिटी डिस्काउंट्स. लाइक आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो लेट्स सपोज किसी की जो है फ़ी डिफरेंट होती है बीच में कई लोगों की, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट रीजंस पे होती है. किसी का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो सकता है, उसकी प्राइस जो फ़ी है वो डिफरेंट है. किसी का किनशिप स्कॉलरशिप हो सकता है, उसकी फ़ी जो है वो डिफरेंट हो सकती है. किसी का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो सकता है, उसकी फ़ी डिफरेंट हो सकती है. किसी का उनके पेरेंट्स की लाइक जॉब, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में मोस्टली जो टीचर जिनके होते हैं पेरेंट टीचर होते हैं, डेफिनेटली उनकी बेस पे उनको स्कॉलरशिप डिफरेंट मिलता है. सो देखिए डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ही मानते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट जो है वो फ़ी पे कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट रीज़न की बेस पे है. अब ये है कि अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के जो है वो किया जा रहा है. यहाँ पे डेड वेट लॉस नहीं क्रिएट हो रहा, वो मिनिमम हो रहा है, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकता या वो इतनी जो है वो फ़ी पे नहीं कर सकता, तो उसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है. तो इस लिहाज से ये जो कि हमने फाइनेंशियल एड में बेसिकली मेंशन किया. उसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट, जैसे नॉर्मली आ रहा होता है ब्रांड्स में बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, कि अगर आप 2 ड्रेसेस या कोई 2 पेयर ऑफ शूज़ या बैग्स जो हैं वो आप बाय करते हैं तो आपको 1 फ्री मिलेगा. तो वो क्वांटिटी डिस्काउंट्स होते हैं. मूवीज़ टिकट्स होते हैं, लाइक आप स्टूडेंट ऑफ़र होती है मूवीज़ टिकट पे कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इतना डिस्काउंट है, आपको स्टूडेंट कार्ड शो करना पड़ता है तो देन आपको मिलता है. तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट नहीं है वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं. या उसके अलावा क्या होता है कि ग्रुप पे डिपेंड करता है कि अगर आप 5 ग्रुप का या आप 12 ग्रुप का परचेज़ करेंगे तो उस पर डिफरेंट डिस्काउंट्स होते हैं. एयरलाइन प्राइसेस होती हैं, अब डेफिनेटली प्लेन सेम होता है, उनमें हाँ इम्यूनिटीज़ चेंज हो सकती हैं, ऑफकोर्स चेंज होती हैं, लेकिन इकानमी क्लास बिजनेस क्लास जो है वो इस तरह से. और इवन के अगर आप अर्ली टिकट एयरलाइन का परचेज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपने कहीं जाना है यूरोप एट्सेट्रा, तो अगर आप बिफोर अ 6 मंथ प्लेन टिकट परचेज़ करेंगे तो उसकी प्राइस टोटली डिफरेंट होगी. और अगर आप अर्ली डेज़ में जाके लास्ट डेज़ में 1 मंथ में जब आपने जाना तब परचेज़ करेंगे तो उसकी प्राइसेस टोटली डिफरेंट होंगी. तो इस तरह से जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है.
ओके, द प्रेवलेंस ऑफ द मोनोपोली, कंक्लूजन में हम जाते हैं. हाउ प्रेवलेंट आर द प्रॉब्लम ऑफ द मोनोपोलीज. मोनोपोलीज आर कॉमन, लाइक मोनोपोलीज जो है वो मतलब ये कॉमन टर्म है और आजकल काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही है. सो मोस्ट फर्म हैव सम कंट्रोल ओवर देयर प्राइजेज बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट जो हैं वो बेशक सेम नेचर की हैं लेकिन उनकी क्वालिटीज़ अब मैं इस तरह से कह सकती हूँ. आप अगर देखें कि अपने एरिया में कि कितने पिज़्ज़ा हट्स हैं, पिज़्ज़ा हट्स है, पिज़्ज़ा विज़ा है, लाइक इस तरह से पिज़्ज़ा क्लब हैं एट्सेट्रा, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं. आप लोगों के एरिया में डिफरेंट एरियाज़ में हो सकते हैं, लेकिन अब ये है कि हर किसी की अपनी प्राइस है, हर किसी ने अपनी मर्ज़ी की प्राइस रखी है. अब वो किस वजह से डिफरेंट है. डेफिनेटली सेम होनी चाहिए कि मार्केट में जब इतने सारे लोग हों तो उनका तो कंपटीशन आना चाहिए, लेकिन उनकी लाइक फूड का टेस्ट चेंज है, क्वालिटी चेंज है, क्वांटिटी भी चेंज है, साइजेस में फ़र्क आता है. तो उस तरह से उनकी प्राइजेस भी चेंज होती हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है जब वो चेंज होती है तो वो काफ़ी हद तक उसका प्राइजेस पे कंट्रोल होता है. नेक्स्ट, फर्म विद सब्सटेंशियल मोनोपोली पावर आर रेयर. लाइक सब्सटेंशियल मोनोपोली पावर अगर हम देखें तो वो बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है फर्म्स की. फ्यू गुड्स आर ट्रूली यूनिक, कि ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कि टोटली यूनिक होती हैं, जिसमें आप नेचुरल मोनोपोली की बात कर रहे होते हैं कि 100% मोनोपोली जा रही है, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए वापस एक एग्जांपल. ओके जी, ऑलमोस्ट हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ. समरी में हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि आज के लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि हमने गो थ्रू की. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है, अ मोनोपोली इज़ अ फर्म दैट इज़ द सोल सेलर इन इट्स मार्केट. लाइक मोनोपोली में हम सोल सेलर की बात करते हैं. इट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का फॉर इट्स प्रोडक्ट. हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का की बात की कि व्हेन प्राइजेज इंक्रीज इट्स अ डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन प्राइजेज डिक्रीज इट्स अ डिमांड इंक्रीज. A monopoly's marginal revenue is always below the price of its goods. हमने ये भी बात की कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस ऑफ गुड्स से हमेशा नीचे होता है, और जो आपका प्राइस है वो आपके एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, जो कि कब आपका हमेशा जो है वो अबव द एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का वो. उसके बाद है, लाइक ए कंपेटिटिव फर्म अ मोनोपोली मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय reducing the quantity at which marginal cost and the marginal revenue are equal. So जो मोनोपोली में मैक्सिमम प्रॉफिट की जो कंडीशन है वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है. Unlike a competitive firm, its price exceed its marginal revenue, so its price exceed marginal cost as well. So a monopolistic profit maximizing level of output is below the level that maximize the sum of the consumer and the producer surplus, and the monopoly caused deadweight loss similar to the deadweight loss caused by the taxes. So deadweight loss जो है मोनोपोली में वो बिल्कुल इसी तरह से होता है जिस तरह के टैक्सेस में होता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आप इम्पोज करते हैं, उसके पास अथॉरिटी होती है. और यहाँ पे मोनोपोली में भी जो फर्म्स होती हैं वो डेफिनेटली प्राइस मेकर होती हैं और वो अपनी मर्जी करती हैं, तो वहाँ पे भी जो वो प्राइस फाइनल करती हैं वो पे करनी पड़ती है. Policymaker can respond to the inefficiencies of monopoly behavior with adherence law, regulation of the price, or by turning the monopoly into a government-run enterprises. लाइक पॉलिसी मेकर जो हैं वो मोनोपोली को इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि समटाइम जो कि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म्स होती हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है या उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए. एंड इफ़ द मार्केट फेलियर इज़ डीम्ड स्मॉल, पॉलिसी मेकर डिसाइड टू डू नथिंग एट द ऑल. लाइक अगर जो मार्केट फेलियर है लाइक वट वेरी लो लेवल है, तो पॉलिसी मेकर्स क्या डिसाइड करते हैं, लाइक दे डोंट हैव एनीथिंग to do at all. Monopolistic can rises their profit by the charging different prices to different buyer based on their willingness to pay. जो कि हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की कि मोनोपोलीज में ये कंडीशन भी होती है कि डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं उनको डिफरेंट प्राइजेस जो हैं उनके विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली जो है वो पे करने के लिए कहा जाता है, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन रेज इकोनॉमिक वेलफेयर एंड लेसन डेडवेट लॉस. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे में हम ये देखते हैं कस्टमर की विलिंगनेस को देख रहे होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे इकोनॉमिक जो वेलफेयर कंसीडर होती हैं एंड आल्सो डेडवेट लॉस जो है वो रिड्यूस